हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। आज की अपनी इस वीडियो में हम डीएनए की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, यानी जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल का काम करता है मोस्ट ऑफ द सेल्स में, उसकी स्ट्रक्चर वो कैसे बना होता है, उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है हमारा, ये बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है। दो टाइप का न्यूक्लिक एसिड हमारा मिलता है सेल्स में, एक होता है डीएनए जिसकी स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे अभी, एक होता है हमारा आरएनए। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड हमारे रिपीटिंग सब यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। मतलब किससे बने होते हैं, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ के फिर तीसरे फिर चौथे ऐसे करके एक लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो क्या है, इसकी सिंगुलर यूनिट या मोनोमेरिक यूनिट। ओके, हम इसको कह सकते हैं मोनोमेरिक यूनिट या इसकी जो सिंगुलर यूनिट होती है जिससे ये मिलके बना होता है। तो हर एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड के अंदर, वो 3 पार्ट से मिलके बना होता है। उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है PO4 3 नेगेटिव, एक उसमें शुगर मॉलिक्यूल होता है। अगर ये डीएनए है, जैसे कि अभी हम डीएनए की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो शुगर मॉलिक्यूल होती है ये पेंटोज शुगर होती है और ये होती है हमारी डीऑक्सी राइबो शुगर। जैसे आरएनए में हमारी राइबो शुगर प्रेजेंट होती है, उसकी जगह पे डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीऑक्सी राइबो क्यों है, मतलब कि एक ऑक्सीजन ग्रुप कम है बस, बाकी पूरी स्ट्रक्चर सेम है, चाहे वो राइबो शुगर हो डीऑक्सी राइबोज हो, बिकॉज दोनों ही हमारी दोनों सेम पेंटो शुगर हैं। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, जो कार्बन नंबर 2 है उसमें से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारा कम हो जाता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हट जाता है, जिसकी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, डीऑक्सी, मतलब एक ऑक्सीजन इसमें कम है। आप देखिए यहाँ पे ये जो पिंक कलर से शो किया गया है, यहाँ पे OH मॉलिक्यूल है, जबकि डीऑक्सी में यहाँ पे सिर्फ H मॉलिक्यूल होता है। तो ये आपकी शुगर मॉलिक्यूल हो गया। और तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। तो हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली न्यूक्लियोटाइड के। ये जब हमने स्ट्रक्चर डिस्कस की थी जेनेटिक मटेरियल की, जनरल वीडियो हमने बनाई थी, उसमें भी हमने डिस्कस किया था डिटेल में, बट यहाँ पे एक रिवीजन है कि ये जो तीनों कंपोनेंट है ये हमारे पार्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। तो जो डीएनए होता है उसमें 2 प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड होते हैं और 2 पायरामिडीन, मतलब जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं उनको हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्यूरिन दूसरा पायरामिडीन। ये इनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइडेशन है। जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है उनको हमने प्यूरिन कहा है, जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है उनको हमने पायरामिडीन्स। ठीक है, तो ये जो प्यूरिन्स है ये 2 टाइप के होते हैं, एडेनिन ग्वानिन, और जो पायरामिडीन्स है ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं जो डीएनए में मिलते हैं, थाइमीन और साइटोसिन। ये यूरेसिल हमारा आरएनए की स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ये हमारा डीएनए में नहीं होता है। तो बेसिकली 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, एडेनिन ग्वानिन थाइमीन और साइटोसिन। तो ये सब हमारे 4 नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। तो इनके बेसिस पे हमारे 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड हमारे डीएनए में मिलते हैं, बिकॉज बाकी तो चीज़ें सेम रहेंगी, फॉस्फेट ग्रुप सेम रहेगा, डीऑक्सी राइबो शुगर सेम रहेगी। ये जो 4 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये जहाँ जहाँ प्रेजेंट होंगे उसके हिसाब से हमारे 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड हमारे डीएनए में मिलेंगे। आप देखिए, अगर हमारा ये आपका एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अगर आपका जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है उसमें ये थाइमीन प्रेजेंट है, मतलब जो शुगर होती है ये अरेंज ऐसे होता है, जो शुगर मॉलिक्यूल है उसकी कार्बन नंबर 1 पे हमारा नाइट्रोजिनस बेस लगा होता है, और जो हमारा कार्बन नंबर 5 है, यहाँ पे आप देखिए ये कार्बन नंबर 5 है, इस कार्बन पे हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैच होता है। तो अगर हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है और जो शुगर मॉलिक्यूल है ये दोनों तो सेम रहेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि ये
चारों न्यूक्लियोटाइड में ये सेम ही रहेगा। बट जो हमारा ये ग्रुप है नाइट्रोजिनस बेस है, अगर ये थाइमीन है तो इसका जो नाम होगा न्यूक्लियोटाइड का वो होगा डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, DTMP। अगर जो नाइट्रोजिनस बेस है वो साइटोसिन होगा तो नाम होगा हमारा डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट और DCMP। मतलब ये हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके नाम है। 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे, किसके बेसिस पे, 4 हमारे जो हमारे नाइट्रोजिनस बेस हैं। अगर एडेनिन प्रेजेंट है तो नाम हो जाएगा, ये एडेनिन की स्ट्रक्चर है, ये हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और अगर ग्वानिन प्रेजेंट है, ये आपकी ग्वानिन की स्ट्रक्चर हो गई, तो नाम हो जाएगा ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये आपके 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनसे मिलके पूरी डीएनए की जो लॉन्ग चेन है वो बनी होती है। तो अब हम थोड़ा सा जनरल चीज़ें देख लेते हैं डीएनए के बारे में कि डीएनए होता क्या है। हमने बता दिया कि ये एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि हमारा क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है। डबल स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि इसमें आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है, इसमें 2 स्ट्रैंड्स आपको नजर आएंगे, एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड। ठीक है, ये एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। आरएनए के स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है, बट जो डीएनए है ये इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी स्ट्रक्चर है ये वॉटसन और क्रिक ने सबसे पहले प्रपोज की, जो आपका डबल हेलिकल मॉडल है। इसको इन्होंने बताया कि इसमें जो क्या होता है, डीएनए में जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इसलिए बोला है कि इसमें एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा होता है, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड हमारे आपस में जुड़े होते हैं। ऐसे ही ये वाली जो चेन है, इसलिए इसको क्या बोला है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हों। ऐसी 2 चेन से आपस में हेलिक्स बना के आपकी जो स्ट्रक्चर है वो आपकी स्पाइरल में कॉइल्ड होके रहती है। इसलिए इन्होंने बोला कि जो वॉटसन और क्रिक है, इन्होंने बताया कि ये एक राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। मतलब इसकी जो कॉइलिंग होती है वो हमारी राइट हैंड के जो ओरिएंटेशन है उसमें होती है। ठीक है, आपकी जो कॉइलिंग है, जो स्पाइरल बना है, वो राइट हैंडेड फॉर्म में होता है। इसको हम BDNA भी कहते हैं। इन्होंने ये सबसे पहले स्ट्रक्चर बताई, और इसी के लिए जो वॉटसन क्रिक है उनको दोनों को, विल्किंस एक और साइंटिस्ट है, उनके साथ 1962 में नोबेल प्राइज भी उन्होंने शेयर किया, ये जो डीएनए का मॉडल है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। ये जो बॉन्डिंग है, जो हमने बताया कि ये जो आपका स्पाइरल है, ये जो डीएनए की स्ट्रक्चर है, ये किससे बनी होती है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है, हमने बताया कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ के तीसरे, फिर चौथे, ऐसे करके एक लंबी चेन बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। तो ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है, ये जुड़ता है आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग से। मतलब जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग है ये किसके बीच में होती है, ये आपके जो 2 न्यूक्लियोटाइड हैं उनके बीच में आपकी होती है। तो जो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे जो OH मॉलिक्यूल है, और जो आपका जो हमारी जो दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी जो शुगर मॉलिक्यूल की जो कार्बन नंबर 3 है, उस पे जो OH मॉलिक्यूल है, यहाँ से आपका OH और यहाँ से H मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और ये फॉस्फेट ग्रुप जो फॉस्फोरस है ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। इस ऐसे करके एक न्यूक्लियोटाइड आपने देखा कि सपोज ये न्यूक्लियोटाइड आपका यहाँ पे जुड़ गया, फिर इस न्यूक्लियोटाइड के साथ एक और न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएगा, ये आपकी क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग है। ये भी आपकी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग है, या लिंकेज आप कह लीजिए, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, तो ये आपके ऐसे करके लंबी चेन बना लेते हैं। और जो ये हमने बोला कि ये बैकबोन है, हमने आपकी प्रीवियस स्ट्रक्चर में आपको दिखाया था कि ये आपकी देखिए, ये
बैकबोन होती है, इसको क्या बोलते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं उनका जो शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो एक एक करके ऐसे रहते हैं, शुगर फॉस्फेट, और जो नाइट्रोजनस बेस है वो आपके ये ऐसे करके यहाँ पे रहता है। नाइट्रोजनस बेस ये बीच में आ जाते हैं, आप देख रहे हो ना कि ये जो बीच में है ये नाइट्रोजनस बेस है। मतलब एक साइड से सपोज ये आपका एक साइड से क्या है, ये आपने एडेनिन है जो येलो कलर वाला शो किया है, और दूसरी तरफ से ये ग्रीन कलर में थाइमीन है। मतलब इस वाली जो स्पाइरल है, जो बैकबोन है, उसमें थाइमीन लगा है और इधर से आपका क्या है, एडेनिन है। तो ऐसे करके ये बीच में आ जाते हैं, इसी वजह से जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है वो बनती है। तो आप देख सकते हैं ये आपकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये आपका एक स्टैंड दिखाया गया है अभी यहाँ पे, ठीक है। और ये इसकी जो ओरिएंटेशन होती है वो होती है 5' to 3'। तो आपने देखा ये 5' यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 3' जो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। ये इसलिए बोला है कि जो ये 5' इसलिए है बिकॉज यहाँ पे ये आपकी जो कार्बन नंबर 5 है उस पर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्री है, और दूसरे एंड पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो कार्बन नंबर 3 है उस पे जो OH मॉलिक्यूल है वो फ्री है, इसलिए इसको नाम दिया गया है 5' to 3'। तो बेसिकली ये जॉइनिंग कैसे होती है, ये जॉइनिंग होती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग की वजह से। तो एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, फिर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा और तीसरा, ऐसे करके आपका पूरा जो आपकी हमारी ये जो लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल है, लॉन्ग चेन है, वो बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। ऐसे ही करके आपकी 2 चेन बन जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक चेन है और ये आपकी दूसरी चेन है। मतलब कि जो ओरिएंटेशन होती है एक चेन की अगर 5' to 3' है तो दूसरी चेन की उल्टी होगी, 3' to 5' होगी। इसीलिए ये क्या होता है, आपस में इनकी फिर कॉइलिंग हो जाती है, और ये आपकी स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। इसको अगर हम कॉइल कर दें तो ये आपको इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है स्पाइरल वो नज़र आएगी। तो बेसिकली इसका जो क्या होता है, ये जो हमारी ये जो कॉइलिंग है और ये जो आफ्टर कॉइलिंग इसके कुछ ना स्पेसिफिक डिस्टेंस होते हैं। आप देखेंगे ये आपका जो है, अगर हम इसकी बात करें, ये इसकी एक्सिस है, मतलब इसका सेंट्रल पॉइंट है। ये कितना होता है, लगभग जो इसकी विड्थ होती है वो 2 नैनोमीटर होती है। तभी हमने दिखाया है कि जो हाफ है एक्सिस से इधर हाफ, ये 1 नैनोमीटर है। और आपका जो एक टर्न है, लगभग इस एक टर्न में अगर आप देखेंगे, ये एक टर्न है इसका, इसमें कितने होते हैं, लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर होते हैं। पेयर का मतलब है कि एक न्यूक्लियोटाइड पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके लगभग इसमें हमारे 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर होते हैं। और इनका ये जो टोटल लंबाई है ये होती है 3.4 नैनोमीटर, और हम कह सकते हैं कि 34 एंगस्ट्रम। ओके, ये होती है इसकी टोटल लंबाई। और ये क्यों होती है, बिकॉज एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है। तो इसी वजह से, क्योंकि एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसलिए इसका जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो हो गया आपका 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, ये कुछ डायमेंशंस हैं जो हमेशा फिक्स रहेंगे अगर आप BDNA की जो मॉडल है इसको पढ़ते हो। ये जो एक सिंपल मॉडल है ये BDNA का मॉडल है। डिफरेंट टाइप के DNA मॉडल होते हैं, तो ADNA, BDNA, ZDNA, उनको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम जो सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने जो हमें प्रपोज की जो स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके जो ये जो 2 स्ट्रैंड होते हैं ये कैसे जुड़ते हैं आपस में, ये जुड़ते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हमने बताया कि ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, और जो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस होता है वो क्या रहता है, बीच में रहता है। अब ये दूसरी ये जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहने का मतलब है एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल। आप यहाँ पे देखेंगे शुगर फॉस्फेट, अल्टरनेटिवली ये आपकी अरेंज रहते हैं। आप देख सकते हैं ये एक बैकबोन है, ये आपकी दूसरी बैकबोन है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपकी ये वाली स्ट्रक्चर है। अब जो आपके
नाइट्रोजनस बेस है, हमने बोला वो बीच में आ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि इधर से गुआनिन, इधर से साइटोसिन, इधर से एडेनिन, इधर से थाइमीन। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये थाइमीन है, ये एडेनिन है, ये आपस में बीच में है। तो हमेशा जो थाइमीन है उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एडेनिन होगा। मतलब हमेशा अगर इधर थाइमीन है स्ट्रक्चर में तो दूसरी तरफ क्या होगा, एडेनिन होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो थाइमीन है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एडेनिन के साथ और आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब ये जो दोनों बैकबोन है ये कैसे आपस में जुड़ी रहती हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो हमारे नाइट्रोजिनस बेस हैं उनके बीच में। और हमेशा क्या होगा, गुआनिन के सामने क्या होगा, साइटोसिन होगा स्ट्रक्चर में, या अगर साइटोसिन है इस साइड तो दूसरी साइड क्या होगा, गुआनिन होगा। ये एक दूसरे के क्या है, आपके वाइस वर्सा है। मतलब कि ये उल्टा चलता है। अगर इस स्ट्रक्चर में इधर थाइमीन है तो दूसरी तरफ एडेनिन होगा, अगर इस स्ट्रक्चर में इधर एडेनिन है तो दूसरी तरफ थाइमीन होगा। मतलब हमेशा एडेनिन के सामने क्या होगा, थाइमीन, और इन दोनों के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। जब ग्वानिन और साइटोसिन आमने सामने होंगे तो इनके बीच में क्या होगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो बेसिकली ये बेस पेयरिंग का रूल होता है डीएनए में, स्पेसिफिक बेस पेयरिंग होती है। एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ पेयर करता है जबकि ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही पेयर करेगा। तो हम पता लगा सकते हैं सीक्वेंस का, अगर हमें ये वाला सीक्वेंस पता है तो हम पता लगा सकते हैं कि सामने क्या सीक्वेंस होगा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट स्ट्रैंड होते हैं हम कह सकते हैं। यानी ये जो स्ट्रैंड है ये स्ट्रैंड इसके अपोजिट होगा और इनमें से एक स्ट्रैंड क्या होगा, 5' to 3' और दूसरा स्ट्रैंड हमेशा क्या होगा, 3' to 5'। तो हमको ये याद रखने की ज़रूरत है कि एक टर्न में कितने बेसिस होते हैं, 10 बेसिस होते हैं लगभग। तो एक टर्न की लेंथ कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड से डिस्टेंस कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है। और जो ये इसकी जो विड्थ है वो कितनी होती है, टोटल विड्थ होती है 2 नैनोमीटर। और अगर हम एक्सिस से देखेंगे, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, तो ये आपकी जो हाफ डिस्टेंस हो गया हमारा सेंट्रल एक्सिस से, वो हो गया 1 नैनोमीटर। ठीक है। और दूसरा बेस पेयरिंग रूल क्या है कि हमेशा जो प्यूरीन है, प्यूरीन आपके जो प्यूरीन बेसिस हैं वो किससे पेयर करते हैं, वो पेयर करते हैं पायरामिडीन बेसिस से। ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडेनिन थाइमीन के साथ पेयर कर रहा है। मतलब एडेनिन क्या है, एक प्यूरीन है, क्योंकि इसमें 2 रिंग है आप देख रहे हैं। तो ये किससे पेयर करता है, थाइमीन से, जिसमें कि सिंगल रिंग है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ग्वानिन है वो क्या है, एक प्यूरीन है, क्योंकि ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ये किससे पेयर कर रहा है, साइटोसिन से। तो पहला बेस पेयरिंग रूल क्या है कि जो एडेनिन है हमेशा थाइमीन से पेयर करेगा और जो ग्वानिन है हमेशा साइटोसिन से पेयर करेगा। दूसरा पेयरिंग रूल क्या है कि जो आपके प्यूरीन्स है वो किससे करते हैं, वो पायरामिडीन से बेस पेयरिंग होती है उनकी। और जो एडेनिन है वो थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। हमने बता दिया आपको जो हमारी ये जो डायमेंशन है ये सब हमने बता दिया है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्या होती है, कैसे बनती है, ये हमने बता दिया, आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ये आपका बेसिकली जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है वो है। और जो ओरिएंटेशन है वो हमने बता दी कि एक अगर 3' to 5' है, आप देख रहे हैं कि ये 3' to 5' है, यहाँ पे आप देखिए, तो दूसरा स्ट्रैंड ऑटोमेटिकली क्या होगा, 5' to 3' होगा। और ये 5' और 3' क्या है ये भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और बेसिकली ये दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का हमारा मतलब क्या है, आपको हमने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्रिटी का मतलब होता है कि इधर अगर थाइमीन है तो इधर एडेनिन होगा, यानी ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। इधर ग्वानिन है तो इधर साइटोसिन होगा, यहाँ साइटोसिन है तो ऑपोजिट में ग्वानिन होगा। इधर अगर एडेनिन है तो ये सामने थाइमीन होगा। तो बेसिकली ये इसकी कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है। इसको हम बोलते हैं कि दोनों स्ट्रैंड आपस में जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल कहने का मतलब है कि अगर एक स्ट्रैंड 3' to 5' है तो दूसरा स्ट्रैंड हमेशा 5' to 3' ही होगा। तो ये हमारा टोटल अब आपका स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। ये एक कॉमन जो BDNA की स्ट्रक्चर है वो है।
जो हमारा वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हमें डीएनए की डिस्क्राइब की थी। इसके अलावा और भी हमारे टाइप के डीएनए होते हैं जिनको हम अलग से डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, मतलब बेस पेयरिंग तो सेम ही रहेगी। जो बेस पेयरिंग रूल है, जो ये आपका जो 2 स्ट्रैंड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, बाकी थोड़ा बहुत इनका जो डिस्टेंस होता है, ये सारी चीज़ें आपकी चेंज हो जाती है जो डिफरेंट टाइप के डीएनए होते हैं। सो आई होप ये आपको स्ट्रक्चर क्लियर है अब। थैंक यू सो मच।